अभी जब अर्जेंटीना का क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो रहा था स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, तो उन्होंने अपनी स्लीव पर एक ब्लैक आर्म बैंड बांधा हुआ था। सब ये सोच रहे थे कि ये ब्लैक आर्म बैंड इन्होंने क्यों बांधा हुआ है। कारण ये था कि अर्जेंटीना ने अपने लेजेंड एंटोनियो रातिन को अलविदा कह दिया था। 89 ईयर्स की एज में एंटोनियो रातिन, जो अर्जेंटीना के बहुत लेजेंडरी प्लेयर हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया। अर्जेंटीना और इंग्लैंड की राइवलरी बड़ी गजब की रही है। जब जब इनका फीफा वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ है, तब तक कुछ ना कुछ ड्रामा हुआ ही है। स्टोरी लाइन्स आर एपिक, और ये एक ऐसी राइवलरी है जिसकी उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। 1962 में इन दोनों टीमों का सबसे पहले आमना सामना हुआ था ग्रुप स्टेज में, जहां पे इंग्लैंड ने 3-1 से हराया था अर्जेंटीना को। फिर इनकी नेक्स्ट मीटिंग होती है 1966 के वर्ल्ड कप, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि यहां से अब टेंशन शुरू होने वाला था इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में। क्वार्टर फाइनल था 1966 के वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड में ही मैच हो रहा था। अब हुआ क्या, इस मैच के 35वें मिनट में अर्जेंटीना के जो कप्तान थे वो रेफरी से लड़ लिए। रेफरी थे जर्मन, अर्जेंटीना के कप्तान को स्पेनिश आती थी, रेफरी को जर्मन आती थी, इंग्लिश दोनों को नहीं आती थी। उस टाइम क्या होता था, ऐसा कोई इशारा नहीं होता था कि आपको वार्निंग दी जा रही है या आपको सेंट ऑफ कर दिया जा रहा है, आपको निकाल दिया जा रहा है मैच से। तो उस टाइम रेफरी क्या है, एक नोटबुक में ना आपका नंबर लिख लेते थे अगर वो आपको एक वार्निंग देते थे। तो हम कहते हैं ना कि जब येलो कार्ड मिलता है किसी प्लेयर को तो ही हैज गॉन इन द बुक, तो वो बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया था। तो रेफरी पहले उनको बुक करते हैं, उसके बाद फिर से अर्जेंटीना के कप्तान कुछ कुछ बोलते हैं रेफरी को अच्छा नहीं लगता, फाउल लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया होता है, और फिर रेफरी अर्जेंटीना के कप्तान को बोलते हैं कि आप जाइए, बाहर हो जाइए फील्ड से। अब क्योंकि अर्जेंटीना के कप्तान को इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ स्पेनिश आती है, रेफरी जर्मन है, उनको भी इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ जर्मन आती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एक लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे। ना प्लेयर समझ पा रहा है कि क्या बोल दिया रेफरी ने, ना रेफरी समझा पा रहा है प्लेयर को कि क्या हुआ है। अल्टीमेटली 8 से 10 मिनट तक ये ड्रामा चलता है, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी होती है, लेकिन अल्टीमेटली ये खिलाड़ी जो अर्जेंटीना का कप्तान होता है फील्ड से बाहर आ जाता है। और यही मैच कारण था कि क्यों फुटबॉल में 1970 फीफा वर्ल्ड कप के बाद से येलो कार्ड्स और रेड कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर रेफरी और प्लेयर में लैंग्वेज बैरियर है तो सिंपल है, येलो कार्ड मतलब वार्निंग, रेड कार्ड मतलब आपको बाहर जाना पड़ेगा फील्ड से। बड़ा ड्रामा होता है। फील्ड के बाहर क्या एक रेड कारपेट लगा था फीफा प्रेसिडेंट के लिए उस टाइम के। जी हाँ, फीफा प्रेसिडेंट हमेशा से मैच अटेंड करते हुए आए हैं। बहरहाल रेड कारपेट लगा हुआ था फीफा प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रोटेस्ट में उस डिसीजन के उन्होंने एक इंग्लैंड फ्लैग लिया, अपनी कमर पे बांधा और उस रेड कारपेट पे बैठ गए। ये खिलाड़ी थे अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रातिन, जिनको अभी हमने कुछ दिन पहले ही खोया है। और ये देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि जब 24 साल के बाद फिर से इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला होने वाला है एक वर्ल्ड कप मैच में, एंटोनियो रातिन हमारे बीच में नहीं है। 1966 का तो काफी कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप था जहां पे इंग्लैंड ने वो वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद आता है 1982 में सबसे बड़ा मोमेंट इन दोनों देशों के बीच में। फुटबॉलिंग सेंस में नहीं बात कर रहा हूं मैं, जियोपॉलिटिकल सेंस में बात कर रहा हूं। हम जब बात करते हैं ना कि प्लेयर्स तो लड़ाई लड़ेंगे आज पिच पे, एक हमें फुल ब्लोन वॉर देखने को मिलेगी, लिटरली वॉर हो गई दोनों कंट्रीज में। इस वॉर को कहा जाता है द फॉकलैंड वॉर, जो 1982 में हुई थी। साउथ अटलांटिक के पास एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसपे ब्रिटेन का कंट्रोल था। ब्रिटेन वाली साइड को कहा जा रहा था फॉकलैंड आइलैंड्स, और अर्जेंटीना वाले साइड के आइलैंड्स को कहा जा रहा था लास मालविनास। अब देखिए ये युद्ध क्यों हुआ, क्यों इस वॉर में इंडल्ज हुई दोनों कंट्रीज। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये वीडियो फिर 3 घंटे का डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं बात सिर्फ फुटबॉल की रखना चाहता हूं। बट मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि बहुत बुरी हालत हो गई थी, 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अर्जेंटीना के लोगों को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा था, जिसका बदला लेने अर्जेंटीना की टीम उतरती है इंग्लैंड के अगेंस्ट 1986 के क्वार्टर फाइनल में। अगर आपने डिएगो मैराडोना की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी तो उसमें बताया गया है कि कैसे इस क्वार्टर फाइनल से एक रात पहले डिएगो मैराडोना बहुत ज़्यादा फोकस थे। हर बार वो हर मैच से पहले हंसी मजाक करते थे, पार्टी करते थे, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा फोकस थे। कमरे में खुद को बंद कर लिया था और उनका बस एक ही उद्देश्य था कि कैसे ना कैसे करके इंग्लैंड को हराना है। फिर होता है 1986 फीफा वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में, जो खेला जा रहा था एस्टेका में, और वहां पे हमें देखने को मिलता है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जिसको कहा जाता है हैंड ऑफ गॉड। हाथ से गोल स्कोर करते हैं मैराडोना और बहुत प्रोटेस्ट होता है उसका, बहुत ज़्यादा उस पर बवाल कटता है। लेकिन उसी मैच में आप कह सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन गोल भी स्कोर कर देते हैं मैराडोना। सिंगल हैंडेडली मैराडोना नॉकआउट कर देते हैं इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप से बाहर। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो लास मालविनास के लोग थे उन्होंने कहा था कि जो डिएगो मैराडोना ने किया इंग्लैंड के साथ, दैट वाज द क्लोजेस्ट दैट वी कुड हैव गॉटन टू अ रिवेंज, और
बहुत अच्छा लगा था उनको कि इंग्लैंड को इस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया। फिर इन दोनों टीमों की मुलाकात होती है 1998 के वर्ल्ड कप में, और यहाँ पे भी हमें एक बहुत ही बड़ा मोमेंट देखने को मिलता है। दो ऐसे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं इस मोमेंट में जिनको आप देख सकते हैं स्टैंड्स में इसी फीफा वर्ल्ड कप में अपनी अपनी टीम्स को चीयर करते हुए, जिनमें से एक खिलाड़ी एक बहुत बड़े पॉप कल्चर आइकॉन है अगर हम फुटबॉल सेलिब्रिटी स्टेटस की बात करें। वहीं पर जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव कोचेस माना जाता है इन मॉडर्न फुटबॉल। जी, मैं बात कर रहा हूं डिएगो सिमियोनी वर्सेस डेविड बेकहम की। एक और आइकॉनिक मोमेंट अगर हम फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात करें, एक टैकल के लिए दोनों एक साथ आते हैं, सिमियोनी और बेकहम। सिमियोनी उकसाते हैं बेकहम को, और बेकहम जब लेटे होते हैं, सिमियोनी उठ रहे होते हैं, बेकहम सिमियोनी को लात मार देते हैं रेफरी के सामने। रेफरी को दिखता है कि बेकहम ने सिमियोनी को लात मारी है, और तुरंत रेफरी डेविड बेकहम को रेड कार्ड दे देते हैं। ये था राउंड ऑफ 16 फीफा वर्ल्ड कप 1998 का। राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड बाहर हो जाती है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में हरा देती है इंग्लैंड को, और जब इंग्लैंड वापस घर पे आए तो डेविड बेकहम एक नेशनल विलन बन चुके थे। हीरो नहीं, नेशनल विलन बन चुके थे। उनके पुतले जलाए जा रहे थे, उनको बहुत भला बुरा कहा जा रहा था, और उन्होंने सारे इंग्लैंड फैंस का दिल तोड़ दिया था, और कोई भी इंग्लैंड फैन उनको पसंद नहीं कर रहा था। उसके बाद आता है 2002 वर्ल्ड कप, जहां पर इंग्लैंड का वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन आखिरी दिन तक जाता है। आखिरी मिनट में एक गोल चाहिए होता है इंग्लैंड को वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए। ग्रीस से मुकाबला चल रहा होता है ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में, और डेविड बेकहम एक लास्ट मिनट फ्री किक मार के शानदार तरीके से इंग्लैंड को क्वालिफाई करवाते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2002 के लिए। और फीफा वर्ल्ड कप 2002 की ग्रुप स्टेज में उनका इंतजार कर रही थी अर्जेंटीना, एक स्टार स्टडीड अर्जेंटीना जिसके मैनेजर थे मार्सेलो बिएल्सा, जिसमें प्लेयर्स थे जैसे गाब्रियल बटिस्टूटा, पाब्लो आइमार, रिकेल्मे, रॉबर्टो अयाला। बहुत ही जबरदस्त टीम थी। ऐसा लग रहा था कि ये टीम तो बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन ये टीम अर्जेंटीना की, जिसको स्टार स्टडीड टीम माना जा रहा था, अपने फैंस की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं, जहां पर इनका इंग्लैंड से जब मुकाबला होता है ग्रुप स्टेज में, 1-0 से इंग्लैंड ये मुकाबला जीतती है। और गैस कीजिए गोल कौन स्कोर करते हैं? पेनल्टी मिलती है इंग्लैंड को, और वो पेनल्टी स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे डेविड बेकहम। तो कैसे 4 साल लगे डेविड बेकहम को खुद को रिडीम करने के लिए अर्जेंटीना के अगेंस्ट, जब उनको रेड कार्ड मिला एक वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में। ऐसा माना गया कि उनकी इस हरकत की वजह से इंग्लैंड बाहर हुई, लेकिन उन्होंने ही फिर इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कराया, और ना केवल क्वालिफाई कराया बट अर्जेंटीना को भी नॉकआउट किया। उस मैच के बाद 24 साल बीत गए, 24 साल का एक लंबा सफर, और आज 2026 फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, सेमीफाइनल में इन दोनों टीमों का फिर से मुकाबला होने वाला है। इतनी ज़्यादा हिस्ट्री, इतना ज़्यादा टेंशन, और आप कह सकते हैं कि ये दोनों टीमें जब उतरेंगी ना फील्ड पे तो अपना 120% देने वाले हैं। बात करेंगे दोनों सेमीफाइनल्स की, स्पेन वर्सेस फ्रांस, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। लेकिन अर्जेंटीना इंग्लैंड की थीम को कंटिन्यू करते हुए इस मैच की हम बात पहले करते हैं। तो देखिए अर्जेंटीना की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या वो चेंजेस कर सकते हैं, इस पे तो हमने कल एक डिटेल्ड वीडियो डाला था, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि अर्जेंटीना की प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। इंग्लैंड को आपको क्लोजली देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड किस तरह से गेम्स में ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए सब बात कर रहे हैं जूड बेलिंगम की, हैरी केन की, कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्रूशल गोल उन्होंने स्कोर किए हैं, बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं जूड बेलिंगम। मैराडोना के बाद पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस में ब्रेस स्कोर किया है, और गोल्डन बूट की रेस में तो है ही जूड बेलिंगम, उसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइप परफॉर्मेंसेज भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना इस इंग्लैंड मिडफील्ड की, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो वो है डेक्लन राइस। डेक्लन राइस जब सेकेंड हाफ में नहीं थे अगेंस्ट नॉर्वे, तो हम देख सकते थे कि कितना ज़्यादा इंग्लैंड ने कंट्रोल लूज कर दिया था। ऑल्दो इंग्लैंड ने वहाँ पे मैच हारा नहीं, अगेन मेंटालिटी का प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर आप अर्जेंटीना जैसी टीम के अगेंस्ट जाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल मिडफील्डर्स हैं, बॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एंड कपल दैट विद लियोनल मेसी, तो आप ना आ बैल मुझे मार कर रहे हैं अगर आप अर्जेंटीना को बहुत ज़्यादा बॉल देंगे। अब देखिए इंग्लैंड की अगर हम मिडफील्ड की बात करें ना, तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा ऐसी सिल्की स्मूथ मिडफील्ड नहीं लगती है आपको इंग्लैंड की, लेकिन ये है ना बहुत एथलेटिक मिडफील्ड है जो आपको आउट मसल और आउट वर्क कर देगी किसी भी मैच में। एलियट एंडरसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो डीप खेलते हैं, गेम का फ्लो डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। डेक्लन राइस एक प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं जो बॉल को आगे भी लेके जाते हैं, पीछे भी आते हैं, डिफेंसिवली भी मदद करते हैं अपने डिफेंडर्स की, और जो रेस्ट डिफेंस की मैं बात करता हूँ उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और फिर आपके जो स्टार खिलाड़ी हैं इस वर्ल्ड कप के वो हैं जूड बेलिंगम। चाहे अटैक करना हो, चाहे डिफेंड करना हो, चाहे आगे जाना हो, चाहे पीछे आना हो,
हर तरह से कंट्रीब्यूट करने के लिए वो तैयार है। तो क्या अर्जेंटीना जो इस अप्रोच के साथ आते हैं कि हम ऑपोजिशन को बॉल रखने देंगे और हम गेम स्टेट को स्लो कर देंगे और हम डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो अर्जेंटीना एक ऐसी टीम जिनके पास बॉल नहीं होती तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं डिफेंड करने में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि कैसे अर्जेंटीना कंट्रोल ला पाते हैं मिडफील्ड में, और स्पेशली अगेंस्ट एन एथलेटिक मिडफील्ड ऑफ इंग्लैंड, और कैसे वो ये चीज़ कर सकते हैं। अगेन जैसा मैंने कहा कि जो वीडियो था जिसमें हमने अर्जेंटीना का डिस्कशन किया था कि क्या टैक्टिकल फ्लॉज हमें लग रहे हैं अभी जो हमने नॉकआउट स्टेजेस में देखा उनको खेलते हुए, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एक जो खासा दिक्कत है इंग्लैंड के लिए वो मुझे लगता है कि राइट विंग पे किसको खिलाते हैं थॉमस टूकल। देखिए अब वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं नोनी मदुएके को, लेकिन नोनी मदुएके का ना अभी तक टूर्नामेंट बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। तो क्या बुकायो साका को फाइनली स्टार्ट कराया जा सकता है, क्योंकि बुकायो साका को खेलना चाहिए। देयर इज़ नो कंपैरिजन जो बुकायो साका और नोनी मदुएके की एबिलिटी है उसमें। नोनी मदुएके ने कुछ नहीं किया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 10 लोगों से खेल रही है इंग्लैंड। जो नोनी मदुएके की परफॉर्मेंस थी नॉर्वे के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में, अगर मैं क्वार्टर फाइनल की बात करूँ, बुकायो साका ने फिर भी आके कुछ किया और कंट्रीब्यूट किया था बहुत अच्छे से। उसके साथ साथ राइट बैक पे कौन खेलेगा, अगर रीस जेम्स फिट हैं पूरे 90 मिनट खेलने के लिए तो उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि बैकलाइन अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ी आपको हल्की लगती है इन द सेंस कि जॉन स्टोन्स इंजरी प्रोन है, क्या फुल फिटनेस पे होंगे, ऑल्दो उनका नॉर्वे वाला मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद मार्क गेही हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, मार्क गेही भी कभी कभी। निको ओराइली बहुत यंग लेफ्ट बैक हैं, पहला वर्ल्ड कप है उनका, बहुत ज़्यादा उन पे एक्सपेक्टेशंस हैं अभी से ही। और फिर राइट बैक पे अगर रीस जेम्स नहीं है तो एजरी कॉन्जा खेले थे। तो एक ना बहुत इफ़ी सी मुझे बैक लाइन लगती है इंग्लैंड की, बहुत ज़्यादा मैं भरोसा करता नहीं हूँ इस बैक लाइन पे। उसके साथ साथ अगर मैं अर्जेंटीना की बात करूँ तो एक खबर आ रही है कि शायद बैक 3 के साथ जा सकते हैं स्कलोनी, और कुछ आपको टैक्टिकल ट्वीक्स देखने को मिल सकते हैं। तो क्या मे बी मार्को सेनेसी को यहाँ पे खिलाया जा सकता है, और एथलेटिसिज्म अगर मैच करना है आपको इंग्लैंड का तो मे बी समवन लाइक अ वैलेंटीन बार्को, उनको आप ट्राई कर सकते हैं मैकलिस्टर की जगह, या फिर आप देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा डिफेंडर खिलाने के लिए रॉड्रिगो डिपॉल को बिठाया जा सकता है, क्योंकि डिपॉल का अब वो वर्क रेट नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था। अगेन ये हमने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्कलोनी को फिक्स करने की ज़रूरत है। फकुंडो मेदीना मुझे लगता है कि खेलने चाहिए इस मैच में, क्योंकि एक बहुत बढ़िया फुल बैक हैं, वो ऑफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिफेंसिवली भी उनका गेम काफ़ी अच्छा गया था जब वो खेल रहे थे, तो उनकी फिटनेस पे भी नज़रें रखनी पड़ेंगी। बाकी टीम तो आई थिंक फिक्स ही रहेगी अर्जेंटीना की। अगर हम बात करें एंजो फर्नांडिस, लियांड्रो पैरेदेस, मैकलिस्टर की जगह बार्को आते हैं कि नहीं वो देखना होगा, और आगे अल्वारेज और मेसी। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि अगर एंजो फर्नांडिस डीप खेलते हैं और लियांड्रो पैरेदेस थोड़ा सा आगे खेलते हैं, अब गेम अगर अच्छे से एंजो फर्नांडिस डिक्टेट करते हैं तो वहाँ पे शायद टेस्ट हो सकता है इंग्लैंड का। लेकिन इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ ना तो 2 ऐसे मैनेजर्स आपको देखने को मिल रहे हैं आमने सामने। एक तरफ स्कलोनी है जो काफ़ी स्टबन मैनेजर है, दूसरी तरफ है थॉमस टूकल इंग्लैंड के मैनेजर, जो ना हर तरीके की सिचुएशंस के लिए ना प्रिपेयर्ड रहते हैं। अभी ना रिपोर्ट्स आ रही थी उनके ट्रेनिंग सेशंस को लेके कि बहुत ज़्यादा 6v5, 5v4, 7v5 इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी अपना रहे थे वो। क्यों? क्योंकि इन केस मान लीजिए रेड कार्ड मिल गया, इन केस किसी प्लेयर को इंजरी हो गई, डीप इनटू एक्स्ट्रा टाइम सब्स्टिट्यूशंस नहीं बचे, तो उन केसेस में आप प्रिपेयर्ड रहने चाहिए ऐसी सिचुएशंस के अगेंस्ट खेलने के लिए। तो वो बहुत अच्छा करते हैं थॉमस टूकल, और अपनी टीम की जो प्रिपरेशन होती है ना इन अ कप गेम, वो उनसे बेहतर मुझे लगता है शायद ही बहुत कम मैनेजर्स होंगे वर्ल्ड फुटबॉल में जो कर सकते हैं। डैन बर्न को आप देखिए वो कैसे यूज़ करते हैं। डैन बर्न एक खिलाड़ी, जब इंग्लैंड अंडर प्रेशर है, गेम को सी आउट करना है, चाहे वो मैक्सिको वाला मैच हो चाहे वो नॉर्वे वाला मैच हो, डैन बर्न को बहुत स्मार्टली यूज़ करते हैं वो। और इसी तरह से बाकी सारे प्लेयर्स को भी आप देखते हैं कि टूकल बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो एक सवाल था ना कि भाई इसको नहीं लेके गए, उसको नहीं लेके गए, गैम्बल लिया था टूकल ने और वो पे ऑफ कर गया है। और अब बस 2 मैचेस निकालने की बात है अगर इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जीतना है तो। लेकिन अगेन डेक्लन राइस अगर फिट नहीं है ना तो इंग्लैंड टीम मुझे लगता है कि 2 नॉचेस कमज़ोर हो जाती है। उनका कोई नेचुरल रिप्लेसमेंट आप लेके नहीं गए हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। मे बी समवन लाइक एन एडम वॉर्टन, ऑल्दो कहना बड़ा मुश्किल है कि एडम वॉर्टन और राइस सिमिलर प्लेयर्स हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में ना वॉर्टन वहाँ पे मदद कर सकते थे अगर राइस नहीं भी होते अवेलेबल। तो ये चीज़ देखनी होगी कि किस तरह से इंग्लैंड अप्रोच करते हैं इस मैच को। बट अगर अर्जेंटीना को आपने बॉल नहीं दी और इंग्लैंड गेम का टेम्पो कंट्रोल करने में कामयाब हैं, मिडफील्ड में बॉल है, बॉल विनर्स अच्छे हैं इंग्लैंड के पास, बॉल प्रोग्रेसर्स बहुत अच्छे हैं इंग्लैंड के पास, बेलिंगम जिस फॉर्म में चल रहे हैं, अगर आप मेसी को बॉल पे आने ही नहीं देंगे
तो आप फिर अर्जेंटीना का एक बहुत अच्छा आउटलेट रोक देते हैं गोल स्कोर करने का, और यही एक चीज़ है जिसको अर्जेंटीना का सॉल्यूशन निकालना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की जो मिडफील्ड है ना, वो आउट मसल कर देगी अर्जेंटीना को, और अर्जेंटीना ना अभी तक बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगे नहीं है, और इतने बड़े मैच में इतने सारे चेंजेस मुझे लगता नहीं कि स्कलोनी करेंगे। तो मेरा प्रिडिक्शन है फॉर इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, अ 2-1 फॉर इंग्लैंड। एक बहुत केजी गेम होगा, बहुत फाइस्टी गेम होगा, आप टैकल्स देखेंगे, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है इस मैच में, बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाला है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड का अभी तक जो हमने गेम देखा है ना, जिस तरह से वो उनकी पूरी फ्रंट लाइन और मिडफील्ड खेल रही है, हैरी केन भी आके डीप ड्रॉप कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं खुद को बिल्डअप वगैरह में, तो उस चीज़ का है ना मुकाबला करना अर्जेंटीना के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक ना उनका सामना ऐसी मिडफील्ड या फ्रंट लाइन से नहीं हुआ है जो उनकी मिडफील्ड को क्राउड कर देगी। टैक्टिकली हो सकता है फॉर द मोस्ट पार्ट कैंसिल आउट करें दोनों टीमें एक दूसरे को, बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड में क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू अर्जेंटीना कलेक्टिव सेंस में। अगर मैं बात करूँ, मैसी तो खैर मतलब मैसी वाला फैक्टर तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन उसको नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैसी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं। अगर मैसी के ही 2 मोमेंट आ गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप प्लान बना लीजिए, जितना मर्जी आप प्रिपेयर कर लीजिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, क्योंकि तीनों मैच में कन्विंसिंग नहीं लगी अर्जेंटीना, अगर मैं नॉकआउट मैचेस की बात करूं। अब आ जाते हैं स्पेन वर्सेस फ्रांस वाले मैच में, और जिस तरह से फ्रांस खेल रही है ना, बहुत ओवरवेलमिंग फेवरेट्स हैं वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई वीकनेस नहीं है और उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रांस के लेफ्ट बैक की बात करें तो लूका डीनिया लेफ्ट बैक पे खेलेंगे। लूका डीनिया वर्सेस लमीन यमाल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप होने वाला है, जो डिटरमाइन करेगा कि इस मैच में क्या होता है। देखिए, मैच तो सिंपल है, ज़्यादा इसमें है ना बहुत इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टीम मैच कर सकती है फ्रांस की मिडफील्ड को बॉल रखने के मामले में, तो वो है स्पेन। स्पेन के पास रॉड्री हैं, पेड्री हैं, फाबियन रूइज हैं, ओल्मो हैं। इन 4 में से कौन से 3 मिडफील्डर खेलेंगे वो लुइस डेला फोंटे को डिसाइड करना होगा। गेम सिंपल है, स्पेन बॉल रखना पसंद करेगी। फ्रांस के पास आई थिंक इस समय वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मिडफील्डर्स हैं, अगर हम इस फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, मनु कोने एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बॉल विन भी कर सकते हैं, आपको वर्टिकलिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और एक प्रेस रेसिस्टेंट मिडफील्डर है। उनका काम सिंपल होगा, उनका और राबियो का, बॉल जीतो और अपने जो रनर्स हैं, जो फॉरवर्ड लाइन है, उनको अनलीश करो। एम्बापे, ओलीसे, डेम्बेले, इनकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम पूरे वर्ल्ड कप में इनके ही गुणगान गा रहे हैं कि कितनी खतरनाक ये फ्रंट लाइन है, क्या कर सकती है ये फ्रंट लाइन। ओलीसे के ऑलरेडी आई थिंक 5-6 असिस्ट जितने भी हैं हो चुके हैं। एम्बापे 8 गोल पे हैं, डेम्बेले ने 4-5 गोल मार दिए हैं। उसके बाद डेज़िरे डुए, बारकोला में से जो भी खेलता है फॉल्स 9, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बारकोला ने सेनेगल वाले मैच में गोल मारा था, डेज़िरे डुए ने पेनल्टी जीती थी पैराग्वे के अगेंस्ट। तो वो पैराग्वे वाला मैच भी दिखाता है कि फ्रांस की अगर कोई वीकनेस है ना, तो ये है कि अगर आप डिफेंड अच्छा कर रहे हैं ऑफ द बॉल, और अगर आप बॉल के साथ भी डिफेंड कर सकते हैं, बॉल रख सकते हैं, तो फ्रांस के रनर्स को अनलीश मत होने दीजिए और आप उनको रोक लेंगे गोल स्कोर करने से। विच ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं स्पेन के लिहाज से बात करूं कि रॉड्री का मिडफील्ड में पार्टनर कौन होगा। देखिए, लास्ट मैच में खिलाया गया था फाबियन रूइज को, और आगे खेल रहे थे ओल्मो। तो ओल्मो का तो जैसा वर्ल्ड कप जा रहा है, ओल्मो तो नहीं ड्रॉप होने वाले, ओल्मो तो खेलेंगे ही नंबर 10 में। रॉड्री को पार्टनर कौन करेगा, पेड्री की फाबियन रूइज। अब जैसे देखिए, पेड्री खेल रहे थे ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये भी कोई क्वेश्चन होगा कि पेड्री की जगह कोई आ सकता है और रॉड्री को पार्टनर कौन करेगा, ये एक सिलेक्शन हेडेक होगा डेला फॉन्टे के लिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पेड्री को तो खेलना ही है। बट एक चीज़ है, शायद हो सकता है बार्सिलोना फैंस उससे नाराज़ भी हों। क्या हुआ है, हांसी फ्लिक ने ना इतना ज़्यादा खिला दिया है पेड्री को, और इतने हाई इंटेंसिटी मैचेस खिला दिए हैं, रोटेशन का बिल्कुल स्कोप नहीं रखा है, कि अब फटीक कैचअप हो रहा है उनके साथ, थोड़े से अनफिट लग रहे हैं। और वो जो एक मैच फिट, मैच शार्पनेस वाले पेड्री होते हैं ना, वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। एंड दैट इज़ डाउन टू द ग्रूलिंग, वेरी टायरिंग क्लब फुटबॉल सीजन जिससे पेड्री आ रहे हैं। तो अगेन, पेड्री अगर आप देखेंगे तो एज अ सब्सटीट्यूट आ सकते हैं, लेकिन फाबियन रूइज जो लास्ट मैच में खेले थे ना, वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं रॉड्री को। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि फाबियन रूइज बेटर है कि पेड्री बेटर है, सवाल ये है कि रॉड्री के जो स्किल सेट हैं उनको बेटर कौन कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। अब जैसे देखिए, पेड्री एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम का टेम्पो कंट्रोल करना चाहते हैं, गेम को रन करना चाहते हैं। रॉड्री भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेम्पो कंट्रोल कर सकते हैं, बॉल भी जीत सकते हैं उसके साथ साथ।
तो सिमिलर प्रोफाइल तो नहीं है, लेकिन इनके काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स ना ओवरलैपिंग है अगर मैं पेड्री और रॉड्री की बात करूं। तो एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए साथ में जो थोड़ा सा फिजिकली इंपोजिंग हो, हाउंड करे सामने वाली टीम को और बॉल जीत के ना रनर्स को अनलीश करे, जैसे लमीन यमाल के पास पहुंचा है, लिंकअप भी करे उनके साथ। लेफ्ट साइड में अगर बायना खेलते हैं तो उनको भी गेम में लेके आए। अब देखिए प्रॉब्लम ये भी हो रही है स्पेन के साथ कि उनके पास ना कोई नेचुरल लेफ्ट विंगर नहीं है। विक्टर मुनियोस को शायद इतने बड़े मैच में एकदम से चांस नहीं मिले। निको विलियम्स की इंजरी ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। निको विलियम्स की एब्सेंस ना एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों हमें स्पेन अभी तक फ्री फ्लोइंग खेलते हुए नहीं दिखी है, जैसे यूरो 2024 में या नेशंस लीग में हमें खेलते हुए दिखे थे। तो एलेक्स बायना एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो चैनल्स में अच्छे रन बना सकते हैं, क्रिएटिविटी प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको एकदम लेफ्ट साइड में डाल देते हैं ना तो आइसोलेट हो जाते हैं बिल्कुल और गेम में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेन के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि सिर्फ लमीन यमाल के पास बॉल है और फिर वो अपने मैन को टेक ऑन भी नहीं कर रहे हैं, वो बस चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने बेल्जियम वाले मैच में देखा था। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी होंगी डेला फुएंटे को। और सबसे बड़ा सवाल, जैसा मैंने कहा, कि रॉड्री का पार्टनर कौन होगा, पेड्री या फाबियन रुइस, क्योंकि ओल्मो तो खेलेंगे ही। एंड ओल्मो मेरे हिसाब से हैज बीन सेंसेशनल अगर मैं स्पेन की बात करूं। एक और चीज जो स्पेन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी कि उनका राइट बैक कौन खेलेगा। देखिए पेड्रो पोरो एक ऐसे राइट बैक है जिन्होंने अभी तक कुछ गलत ऐसा किया नहीं है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट अभी तक ऐसा है ना कोई लेफ्ट विंगर उनको मिला नहीं है, कोई ऐसा बहुत खतरनाक आप बोलोगे क्वालिटी लेफ्ट विंगर जो आ गया पेड्रो पोरो के अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा खेल लिया, उसको मैनेज कर लिया हो। अब यहाँ पे आपका मुकाबला होगा सीधा एम्बापे या डुए से, जो इंटरचेंजेबली खेलेंगे इस मैच। तो पेड्रो पोरो की आदत है बहुत ज्यादा आगे जाते हैं और 1v1 में आप ना उनको इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मे बी समवन लाइक मार्कोस लोरेंते जो पहले मैच में खेले थे केप वर्ड के अगेंस्ट, उनको आप देख सकते हैं राइट बैक पे खेलते हुए इंस्टेड ऑफ पेड्रो पोरो। बाकी मुझे लगता है कि टीम जो है वो सेम रहने वाली है और ज़्यादा आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखेंगे। बट अगेन जैसा मैंने कहा, फ्रांस की जो फायर पावर है बहुत ही ज़्यादा कम टेस्ट हुए हैं। माइक मिनियो की अगर मैं बात करूँ, रेस्ट डिफेंस मुझे फ्रांस का सबसे अच्छा लगता है। फ्रांस के अटैक की जितनी तारीफ होती है उतनी डिफेंस की भी होनी चाहिए। स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया इस पूरे टूर्नामेंट में, माइक मिनियो ने तो 2 ही खाए हैं, जिसमें से एक वो सेनेगल के अगेंस्ट जो आया था, वो भी बिल्कुल लास्ट में कॉन्सोलेशन टाइप का गोल था। तो एज सच अभी तक माइक मिनियो को भी टेस्ट किया नहीं गया है। एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम चारों गोलकीपर्स की बात करें इस स्टेज पे सेमीफाइनल के, एमी मार्टिनेज, जॉर्डन पिकफोर्ड, माइक मिनियो और उनाई सिमोन, चारों ही काफी डिसेंट हैं पेनल्टी अगर हम रोकने की बात करें। उनाई सिमोन ने भी इस सीजन 2 पेनल्टीज बचाई थी ला लीगा में अगर हम बात करें। माइक मिनियो इज वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी स्टॉपर्स अगर हम सीरिया की बात करें एसी मिलान के लिए। एमी मार्टिनेज का तो हमें पता ही है, लास्ट वर्ल्ड कप से अभी तक हमने देखा है कि उन्होंने कितने सारे हीरोइक मोमेंट्स दिए हैं। इनफैक्ट 2018 में भी वो नॉकआउट मैच जिताया था जॉर्डन पिकफोर्ड ने कोलंबिया के अगेंस्ट इंग्लैंड को। पेनल्टी शूटआउट ही था और एक हुडू चल रहा था इंग्लैंड का कि वो पेनल्टी शूटआउट नहीं जीत पा रहे थे, तो उसको तोड़ा था जॉर्डन पिकफोर्ड ने कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बात है कि अगर पेनल्टीज में मैच जाता है तो चुनना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन टीम जीतेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत इंप्रेसिव लग रही है फ्रांस, उनके पास भी एक मिडफील्ड सिलेक्शन कनंड्रम है कि चुआमेनी अगर फिट हो जाते हैं तो एक नेचुरल बॉल विनर है चुआमेनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ला लीगा का एक्सपीरियंस है चुआमेनी को। तो अगर आप इस स्पेन टीम पे नज़र डालेंगे तो ला लीगा के बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। चुआमेनी को पता है कि किस तरह से प्लेयर्स खेल सकते हैं, इनके ट्रेड्स क्या है, टेम्पो कैसे कंट्रोल हो सकता है मैच का, वहाँ पे एक बहुत क्रूशल प्लेयर की तरह साबित हो सकते हैं। लेकिन मनु कोने जैसे खेल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उनको चेंज किया जाएगा या चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर बॉल मिडफील्ड में लूज होती है, हम प्रेस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं मनु कोने की, वहाँ पर अगर फाबियन रुइस या ओल्मो या रॉड्री जैसे खिलाड़ी बॉल छीन के यमाल को देते हैं, बाइना को देते हैं, खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है फ्रांस को। बट अगर सेम चीज़ फ्रांस ने की तो मुझे लगता है कि फ्रांस के पास स्पेन के कंपैरिजन में बेटर फ्रंट लाइन है, फायर पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं आता हूँ प्रिडिक्शन पे, और ये है सारी टीमों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। अर्जेंटीना इंग्लैंड में मैंने प्रेडिक्ट किया है 2-1 विन फॉर इंग्लैंड। स्पेन फ्रांस में मैं जाऊँगा 3-1 विन फॉर फ्रांस। मुझे लगता है कि फ्रांस काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है एंड दिस वुड बी द गेम जहाँ पे वो मतलब दिखा देंगे सबको कि भाई देखो हम आए हैं, भले ही बेस्ट वर्ल्ड कप हो ये, लेकिन हमें हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरा एक बोल्ड टेक ये है कि फ्रांस अगर हारेगी तो सेमीफाइनल हारेगी स्पेन से, फाइनल वो नहीं हारने वाले। बीट अर्जेंटीना या बीट इंग्लैंड, फाइनल नहीं हारेगी फ्रांस। अगर फ्रांस फाइनल में पहुंच गई तो मैं 99% श्योर हूँगा कि फ्रांस वर्ल्ड कप ही जीत रही है। बट अगेन जीरो बॉल नॉलेज है दोस्तों, नहीं पता क्या हो सकता है, फनी थिंग्स कैन हैपन इन स्पोर्ट। बट जस्ट अगेन मेरा टेक है, मेरा प्रिडिक्शन है 3-1 टू फ्रांस
एंड 2-1 टू इंग्लैंड। ये मेरा फाइनल प्रिडिक्शन है। आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके क्या प्रिडिक्शंस हैं बताइएगा मुझे। क्या आपको इंग्लैंड और अर्जेंटीना की हिस्ट्री का पता था? वो भी मुझे बताइए। अगर कुछ नया पता चला हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अपने प्रिडिक्शन ज़रूर दीजिए सेमीफाइनल के। और सिर्फ 4 मैचेस बचे हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में। अब तो थर्ड प्लेस मैच भी देखने का मज़ा आएगा, नो मैटर कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है, एलिमिनेट होती है। बहुत मज़ा आने वाला है। रात को मिलते हैं वॉच अलॉन्ग के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर एंड आई विल सी यू टुनाइट दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।